नीतीश कुमार जी जो है भारत में सबसे अविश्वसनीय राजनेता का दर्जा प्राप्त कर लिया है। महागठबंधन के साथ उनका लक्ष्य था कि भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे हमें सभी लोग मनोनीत कर लें। नीतीश कुमार जी को अब कहीं से नहीं लग रहा है कि 2024 में हम भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे इंडिया गठबंधन के तरफ से हमको नॉमिनेट किया जाएगा, हमारी पार्टी टूट न जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी पूरी प्रयास है, उनकी दिली इच्छा है, उनकी हार्दिक इच्छा है कि हम कैसे एनडीए गठबंधन में आदरणीय नरेंद्र मोदी के गठबंधन में पुनः चल जाए। अच्छा, ये जो भाजपा का जो बिहार नेतृत्व है अब किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी को स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। ये देखिए आगे क्या होता है, लेकिन ये चीज तय है कि नीतीश कुमार जी का पूरी तरीके से मन डोल गया है। वो एनडीए में जाने के लिए आतुर है। जेडीयू पार्टी की अब कोई नीति सिद्धांत कोई अस्तित्व नहीं रह गई है। आप नोट कर लें, अगले चुनाव तक 2025 तक जेडीयू है। 2025 के बाद में बिहार से जेडीयू शब्द का नाम विलुप्त होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज। मैं हूं सत्येंद्र नाथ वर्मा। बहुत जल्द चुनाव बिगुल बजने वाला है, चाहे वो लोकसभा की हो या विधानसभा का हो। आम जनता क्या सोचती है, आम जनता के मन में क्या है इस चुनाव के बारे में, आगामी होने वाले चुनाव के बारे में, इसी मुद्दे पे जनता की राय लेने के उद्देश्य से हम आज आए हैं डॉक्टर दीपक कुमार। डॉक्टर दीपक कुमार एक समाज सेवी होने के साथ साथ राजनीति में भी ये राष्ट्रीय लोक जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है। डॉक्टर दीपक कुमार इससे पहले 2020 में विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं। तो आज हमारे साथ हैं डॉक्टर दीपक कुमार। चलिए इनसे बात करते हैं, इनकी राय लेते हैं, लोगों की क्या मंशा है और राजनीतिक समीकरण क्या होने वाला है या हो सकता है। डॉक्टर साहब, हाल ही में भी भारत के महामहिम आई हुई थी हमारी राष्ट्रपति महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह में। तो उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी थे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपनी भाषण के दौरान अब सामने बैठे लोगों से, जाहिर सी बात है कि वो एनडीए के हों किसी और भी पार्टी के हों, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा जोर देके बड़े हल्के खुले शब्दों में कहा कि साहब इनसे हमारी दोस्ती कभी टूटेगी नहीं और ये हमारे पुराने दोस्त हैं, हम लोग इनके साथ काम किए हैं, ये लोग हमारे साथ काम किए हैं और मेरे जीते जी ये दोस्ती नहीं टूटेगी। डॉक्टर साहब, आपको मालूम है कि राजनीतियों की भाषा पकड़ने वाले लोग होते हैं। अब यहाँ समाज में ये कयास लगाया जा रहा है कि चूंकि नीतीश बाबू की ये फितरत रही है कि आज यहाँ कल वहाँ, अब लोगों ने ये कयास लगाना शुरू किया कि लगता है कि नीतीश बाबू फिर एनडीए में तो भाजपा में जाएंगे। आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी जो है भारत में सबसे अविश्वसनीय राजनेता का दर्जा प्राप्त कर लिया है। नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन में या यूं कह ले तो महागठबंधन में आरजेडी के साथ गए ही थे। उनका मोटो था, वो जो वहां पे गए थे महागठबंधन के साथ, उनका लक्ष्य था कि भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे हमें सभी लोग मनोनीत कर लें और हम जो है भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे 2024 का चुनाव लड़े।
परंतु नीतीश कुमार जी को अब कहीं से नहीं लग रहा है कि 2024 में हम भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पे इंडिया गठबंधन के तरफ से हमको नॉमिनेट किया जाएगा। तो अब देख रहे हैं कि अब तो भारत के प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी की जो बातें थी वो भी खारिज हो गई और इंडिया गठबंधन में रहने का मतलब हमारे जो 16 सांसद हैं, 17 सांसद हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे। पार्टी बिल्कुल मतलब नीचे चली जाएगी। आपके कहने का मतलब है डॉक्टर साहब कि उनको डर सता रहा है कि हमारी पार्टी टूट ना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनकी पूरी प्रयास है, उनकी दिली इच्छा है, उनकी हार्दिक इच्छा है कि हम कैसे एनडीए गठबंधन में आदरणीय नरेंद्र मोदी के गठबंधन में पुनः चल जाए। अच्छा, ये जो है मतलब कयास की बात नहीं है, ये इसको प्रयास बोलिए। अच्छा, इनका प्रयास है वो राष्ट्रपति जी के सामने, राज्यपाल जी के सामने, भाजपा के तमाम बड़े बड़े नेता वहां पे थे, ये संदेश पहुंचाया गया है नरेंद्र मोदी को कि भाई हम तैयार हैं, हमको कैसे भी बुला लिया जाए। इसका मायने यही है, दूसरा इसका मायने नहीं है। लेकिन इसकी दूसरी पहलू हम बता दें आपको, भाजपा का जो बिहार नेतृत्व है अब किसी भी हाल में नीतीश कुमार जी को स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। एक तरफ ये चाहते हैं कि हम एनडीए गठबंधन में चले जाए, दूसरी तरफ बिहार भाजपा के लोग उनको किसी भी स्थिति में स्वीकारने की स्थिति में नहीं है। अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन ये चीज तय है कि नीतीश कुमार जी का पुनः पूरी तरीके से मन डोल गया है, वो एनडीए में जाने के लिए आतुर है। अब ये भाजपा क्या करती है, भाजपा पे डिपेंड करता है। ये निश्चित तौर पे आरजेडी को धोखा देने के लिए मन बना चुके हैं। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि जदयू पार्टी जो बनी इसकी उत्पत्ति वो कुशवाहा समाज जो जिसको बोलते हैं समीकरण लौह कुश, उस समीकरण पे आधारित था, उसी को लेके ये जदयू का निर्माण किया गया। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हाल फिलहाल में जब उपेंद्र कुशवाहा जी ने एमएलसी से इस्तीफा दिया तो एक गैर कुशवाहा डॉक्टर राजवर्धन आजाद उनको एमएलसी बनाया गया। तो क्या इससे कुशवाहा समाज में या लौह कुश समीकरण जो है इसमें कुछ भेद नहीं हो रहा है? देखिए, हम लोग हमेशा कहते रहे हैं कि जेडीयू पार्टी लौह कुश समीकरण में कुशवाहा को ठगने का काम कर रही है। बहुत सारे कुशवाहा लीडर्स हैं अभी भी जेडीयू में जो आस लगाए हुए थे कि शायद उपेंद्र कुशवाहा जी की एमएलसी का पद जो खाली हुआ है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार जी चूंकि उनका फितरत है धोखा देना, वो कुशवाहा समाज का हित नहीं चाहते हैं, वो गैर लोगों को एमएलसी का पद दे दिए। अब तो ये जो लौह कुश समीकरण के कुशवाहा समाज के जो वहां नेता बैठे हुए हैं उनको समझने की जरूरत है कि अब हम क्यों नीतीश जी का झंडा ढो रहे हैं, क्यों नहीं नीतीश कुमार जी को बहिष्कार करके हैं जो है अपने उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ, या जो कुशवाहा समाज और लौह कुश को मजबूत करने वाले लोग हैं उनके साथ क्यों नहीं राजनीति करें। और एक चीज हम आपको और बता दें, डॉक्टर राजवर्धन आजाद जी की को जो एमएलसी बनाया गया है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो जेडीयू के प्राइमरी मेंबर भी नहीं थे। अच्छा, डॉक्टर राजवर्धन जी को पहले एमएलसी बनाया जाता है, उसके दूसरे दिन एमएलसी बनने के बाद उनको जेडीयू का प्राइमरी मेंबरशिप का बनाया जाता है, मेंबरशिप का रसीद काट के उनको सदस्य बनाया जाता है। तो मैं तो जेडीयू के तमाम नेताओं कार्यकर्ताओं को भी पूछना चाहता हूं, उनसे भी सवाल करना चाहता हूं, उनको भी संदेश देना चाहता हूं
कि जो लंबे अरसे से 10 वर्ष 20 वर्ष से जो जेडीयू में कार्यकर्ता है, काम कर रहे हैं, क्या जेडीयू पार्टी नपुंसक हो गई है? उनके कार्यकर्ता नपुंसक हो गए हैं? जो एक कार्यकर्ता जो है एमएलसी नहीं बन सकता है और बाहर से आयातित करके एमएलसी बनाया जाएगा। ये कार्यकर्ताओं के साथ वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या का काम है। राजनीतिक कार्यकर्ता सब दिन पार्टी को सींचते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, इसको तैयार कर रहे हैं, आज नहीं तो कल हमको मीठा फल खाने को मिलेगा। लेकिन यहाँ जेडीयू पार्टी में कार्यकर्ता जो है सींचते हैं, फल को तैयार करते हैं और जब फल खाने की बारी आती है तो कोई मलाईदार व्यक्ति बाहर से आता है और उसको ऊपर से ऊपर जो है एमएलसी बनाकर जो है बिहार विधानसभा, बिहार विधान परिषद या जो है लोकसभा राज्यसभा भेज दिया जाता है। जेडीयू पार्टी की अब कोई नीति सिद्धांत, कोई अस्तित्व नहीं रह गई है। आप नोट कर लें, अगले चुनाव तक 2025 तक जेडीयू है, 2025 के बाद में बिहार से जेडीयू शब्द का नाम विलुप्त होने वाला है। जेडीयू बिहार में 2025 के बाद खत्म हो जाएगी। डॉक्टर साहब यही हाल हुआ है आपको 20 सूत्री चंपारण में जो गठन हुआ है, उसमें भी आपके कुशवाहा समाज की कोई भागीदारी नहीं, एक भी सदस्य शायद कुशवाहा समाज का। हाँ, ये लोकल, ये आप जो है, मैं भी चंपारण का हूँ और आप भी चंपारण से ताल्लुकात रखते हैं। ये बहुत ही दुखद पहलू है। हालांकि जो दर्शक सुन रहे होंगे वो कहीं सवाल खड़ा कर सकते हैं कि डॉक्टर दीपक सिर्फ जो है एक कास्ट को लेके बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक कास्ट को लेके नहीं बोल रहा हूँ, सामाजिक समीकरण की बात कर रहा हूँ। नहीं, भागीदारी तो सबकी, भागीदारी सबकी होनी चाहिए। जो बिहार, जो चंपारण में 20 सूत्री का गठन हुआ है, जेडीयू कोटा से एक भी कुशवाहा समाज के व्यक्ति को सदस्य तक नहीं बनाया गया है। ये पूर्वी चंपारण और चंपारण के कुशवाहा समाज के लोग को सोचना पड़ेगा, और नहीं तो नीतीश कुमार जी का झंडा लेके जय हो करते रहे और उनका जो है नौकर बन के काम करते रहे। डॉक्टर साहब, आपको अब क्या लगता है कि जो आगामी चुनाव होने वाला है, चाहे लोकसभा का हो या विधानसभा का हो, बिहार विधानसभा का, तो इसकी जातीय समीकरण में तो खैर डूबा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये क्या बता रहा है आपके हिसाब से क्या होगा और क्या मतलब हम लोग को देखना पड़ेगा जो इलेक्शन आने वाला है उसमें क्या समीकरण होगा? अभी आपने कहा कि जदयू नहीं रहेगा 25 तक, 25 के बाद नहीं रहेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि अगर जदयू, नीतीश कुमार अगर बाय द वे कहते हैं कि सत्ता में किसी का कोई ठीक नहीं है, राजनीति कुछ भी करा सकता है, अगर ये चले जाते हैं एनडीए में, तो इससे फायदा किसको होगा? एनडीए को होगा या आरजेडी को होगा? देखिए, बिहार भाजपा एनडीए के कारण, भाजपा के कारण ही नीतीश कुमार जी लगातार जो है बिहार के चीफ मिनिस्टर पद को संभाले हैं। ठीक, और इस बात को भाजपा के लोग समझते हैं, भाजपा के बड़े नेता समझते हैं, और इनको पहले समझना चाहिए था। इनके कंधे पे नीतीश कुमार जी बहुत दिन जो है अपना राज कर लिए। अब बिहार भाजपा भी नहीं चाहेगी कि अब ज्यादा दिन हम नीतीश कुमार जी को ढोए, तो नीतीश कुमार जी की दिली इच्छा है कि हम एनडीए में चले जाए, लेकिन हमें नहीं लगता। मेरा सवाल डॉक्टर साहब यही था कि अगर ये जाते हैं, न भी जाते हैं, तो आरजेडी को क्या उसकी तस्वीर क्या होगी आरजेडी की? क्योंकि आरजेडी आज भी विधानसभा में लार्जेस्ट पार्टी है, उसके मेंबर्स ज्यादा है, समीकरण उनके यहाँ जो है ये इतना सशक्त है। देखिए, विपक्ष में आरजेडी थी जिस टाइम में चुनाव हुआ, विपक्ष होने के नाते जो लोग इधर नीतीश कुमार से नाराज थे वो लोग जो है वोट किए आरजेडी को।
परंतु आरजेडी का वजूद बढ़ रहा है ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि लोग तो एक 15 वर्ष लालू प्रसाद यादव को देख चुके हैं, उसके बाद 15 वर्ष नीतीश कुमार जी को देखे, और युवाओं को तेजस्वी यादव के रूप में एक चेहरा दिख रहा था कि तेजस्वी यादव यंग है, कुछ करेंगे, इतना नौकरी देंगे, 10 लाख रोजगार देंगे, सत्ता में आएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। लेकिन सीएम न सही, डिप्टी सीएम तो ही आप लगभग 1 साल से है, 1.5 साल से है, तो डिप्टी सीएम का महत्व है। पेपर में आ रहा है कि यहाँ नियुक्ति पत्र बढ़ रहा है, ये तो एम्प्लॉयमेंट हुआ, हम उसको पूरा कर रहे हैं। डिप्टी सीएम के तौर पे आपको बिहार की जनता 1.5 साल से देख ली, तो होनहार बिरवान के होठ चिकने पात, अब डिप्टी सीएम के पद को देखते हुए, आपके कार्यों को देखते हुए पता चल गया बिहार की जनता को कि आरजेडी से और तेजस्वी यादव से बिहार का कल्याण नहीं होने वाला है। इसलिए अब आरजेडी भी मजबूत हो जाए या आरजेडी के तरफ से कहीं कुछ हो, तो ये भी जो है सोचना बेकार है। बिहार में नीतीश कुमार जी और आरजेडी सभी लोगों का खस्ता हाल होने वाला है। आपने नियुक्ति पत्र की बात जो कही, ठीक है, नियुक्ति पत्र कुछ बता रहा है, ठीक है, मिल रहा है, लेकिन अभी शिक्षकों की ही बात ले ले तो उस शिक्षकों में जितने शिक्षक पहले से थे, अधिकांश लोग उन्हीं लोगों को दोबारा नियुक्ति पत्र मिल रहा है, नया रोजगार का सृजन नहीं हो रहा। और दूसरा नंबर चीज जो है, गवर्नमेंट आज के डेट में अगर नियुक्ति दे भी रही है तो आपको अनुबंध पे नौकरी, ना टीए, ना डीए, ना पेंशन, ना रिटायरमेंट, नहीं कुछ। इस नौकरी को बहुत महत्व देना, कहा जाता है कि नाखून कटा के शहीद होने का काम करना, वहीं नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी नाखून कटा के शहीद होने के लिए अपने आप को प्रज्वलित कर रहे हैं। ऐसा इन लोगों के बात में कोई दम नहीं है। आपको तो विधानसभा चुनाव लड़ने का 2020 में आप, हाँ, 2020 में चुनाव लड़े थे, 3rd रनर रहे मोतिहारी से। अच्छा, आप 3rd रनर में थे? हाँ, बिल्कुल। अभी आपकी क्या प्लानिंग है? ये सुनने में आता है कि आप चिकित्सा के साथ साथ अच्छे समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। आपकी मंशा होती है कि भाई हम भी चलो समाज सेवा करें। बिल्कुल। तो अब आपका आगे का क्या कार्यक्रम है इलेक्शन को लेकर? देखिए, हम समाज सेवा से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, हमेशा समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभाते रहे हैं। हमने देखा कि जब तक पॉलिटिकली अगर आप एक्टिव नहीं होते हैं, राजनीति में आप सत्ता की प्राप्ति नहीं करते हैं और कोई पद की प्राप्ति नहीं करते हैं, तो बहुत कुछ आप नहीं कर पाते, नहीं कर सकते। तो सामाजिक काम को बेहतर तरीके से करने के लिए आपको राजनीति में आना पड़ेगा। तो उस चीज को देखते हुए मैंने 2019 के दिसंबर में मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट को रिजाइन करके राजनीति ज्वाइन किया और श्री उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव लड़ा। और मेरा मकसद है कि मोतिहारी विकसित, शिक्षित और समृद्ध बने। और सबसे बड़ी बात जो है, बिहार विधानसभा या लोकसभा जो होता है वो नीति निर्धारण करने की जगह है जी। तो नीति निर्धारण करने की जगह पे एजुकेटेड, सक्षम, योग्य लोगों की जाने की जरूरत है। तो मैं अपने आप को समझता हूं कि जिस दिन मैं बिहार विधानसभा में पहुंचूंगा, बिहार को बेहतर बनाने के लिए उसके नीति निर्धारण करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दूंगा और बिहार को बेहतर बनाने में अपना काम करूंगा। अभी जो लोग पैसा, दल बल, बाहुबल के ताकत से बिहार विधानसभा, लोकसभा में चले जाते हैं, जाने को तो चले जाते हैं, लेकिन उन लोगों को एज ए विधायक, एज ए सांसद, एज ए एमएलसी क्या काम है वो भी पता नहीं रहता है।
कि मेरा क्या अधिकार है, मैं क्या कर सकता हूँ, जनता के लिए क्या कर सकता हूँ, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। अभी जो लोग मतलब जो एजुकेटेड नहीं है या जो लोग उतनी डीपली नॉलेजफुल व्यक्ति नहीं है, वो लोग बिहार विधानसभा पे पहुंच जाते हैं और अपना पॉकेट भरने का काम करते हैं। जी, तो मैं जो है एज ए मेडिकल ऑफिसर के पोस्ट को, गवर्नमेंट के पोस्ट को रिजाइन करके समाज कल्याण हेतु राजनीति में आया हूँ और 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव मोतिहारी से पूरे दम खम के साथ लड़ूंगा और जीत के बिहार विधानसभा पहुंच के मोतिहारी विधानसभा सहित पूरे राज्य को बेहतर, विकसित, शिक्षित बनाने का काम करूंगा। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी लंबा हम लोगों ने डिस्कशन किया है बिहार की राजनीति के बारे में, नीतीश बाबू के बारे में। तो जैसा कि आपने बताया कि आप आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं, उसके लिए हमारे इन्फो पोस्ट न्यूज़ की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू। और आपको कैसा लगा हमारा इन्फो पोस्ट न्यूज़? देखिए, इन्फो पोस्ट न्यूज़ आपका जो चैनल है उसको हम देखते हैं। जितनी बारीकी से, जितनी शालीनता से, जितनी सुंदर से आप लोग ईमानदारी पूर्वक समाज को एक दर्पण की तरह दिखाते हैं, एक काफ़ी सराहनीय काम है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसे ही इस काम को आगे बढ़ावें, जिससे समाज कल्याण में आपकी भी हिस्सेदारी और भागीदारी सुनिश्चित हो। इसकी मंगल कामना हम करते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।